जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज की क्लास 10 की विज्ञान का अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि शुरू तो पहले से हो चुका, लेकिन आज का जो टॉपिक है ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर, या फिर ऑक्सी को आप वायवीय कह सकते हो, अनाक्सी को आप अवायवीय भी कह सकते हैं। तो समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि ऑक्सी या फिर अनाक्सी श्वसन से 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए पहला अंतर हम देखते हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर हमने सीखा था कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो पहला जो इसके अंदर डिफरेंट रहता है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है। तो इसलिए पहला जो अंतर हो जाएगा, आप लिखिए, नोट बना के डालते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते जाइए। जैसे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे नोट करिए। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन के अंदर आ जाइए, नंबर 1 में डालिए, लिखें, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अब यहां जब अनाक्सी श्वसन की बात करते हैं, यानी कि अवायवीय श्वसन की जब हम बात करते हैं, तो क्या इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें हमारे अंदर क्या लिखना है? देखिए, पहला पॉइंट हुआ कौन सा? ऑक्सी यानी कि वायवीय श्वसन। इस क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो वायवीय श्वसन है वो किस में होता है? वायवीय श्वसन किस में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अब अनाक्सी श्वसन की बात करें तो अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं? इसका विपरीत, है ना, जस्ट अपोजिट इसका पॉइंट डाल दीजिए नंबर 1 में, कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्या बोला गया? ऑक्सी श्वसन में या वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि अवायवीय यानी कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। पहला डिफरेंट ये समझ में आया। चलते हैं अब दूसरे अंतर के साथ। दूसरा अंतर यह है कि हमने पढ़ा था कि वायवीय श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विखंडन हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज का क्या हो जाता है? पूर्ण विखंडन हो जाता है। किसके अंदर? वायवीय श्वसन के अंदर। तो दूसरा अंतर हमारा यही होने वाला है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 में लिखिए, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का, नंबर 2 लगाइए, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट यहां क्या हो जाएगा? अनाक्सी श्वसन के अंदर या फिर अवायवीय श्वसन के अंदर। अब यहां लिखेंगे कि इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। और इसमें क्या लिख दोगे? हम तो नहीं लिख दे रहे हैं, खाली आप जो है पूरा इसको लिखिएगा कि इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है, और इसमें आप लिखेंगे पूर्ण विखंडन नहीं होता है। यह आपका सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखिए, हमने आपको पढ़ा था वायवीय श्वसन में कि जहां इसके अंदर जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर कितने कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था? बोले, कितना कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था वायवीय श्वसन में? यानी कि कोई भी अगर एक ग्लूकोज का एक अणु है, यदि वो पूरा का पूरा पूर्ण विखंडित होता है
तो उस कंडीशन में कितने कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था? 673। ठीक है, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन होने से। तो तीसरा अंतर हमारा यही होने वाला है। तो लिख दीजिए नंबर 3 आप इसमें डालेंगे ऑक्सीशोषण में। इस क्रिया में एक अणु ग्लूकोज से, इस क्रिया में एक अणु ग्लूकोज से एक अणु ग्लूकोज से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है या होता था। ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां आ जाइए नंबर 3 किसमें? अनॉक्सीशोषण के अंदर कर देखेंगे तो कितने कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ग्लूकोज का विखंडन दोनों में होता है, बस डिफरेंस ये है कि ऑक्सीशोषण के अंदर पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है जबकि इसमें पूर्ण रूप से विखंडित नहीं होता। कैलोरी यानी ऊर्जा का निर्माण इसमें भी रहेगा, अब मतलब वायवीय शोषण में भी रहेगा और अवायवीय शोषण में भी निर्माण होता है ऊर्जा का। यहां ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है यानी कि 673 KCl होती है, और जबकि यहां पर केवल और केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें जिस तरह से हमने लिखा एक ग्लूकोज से 673 KCl ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आप यहां 673 की जगह पे क्या लिख देंगे? 21। क्या लिख देंगे? 21। ठीक है, यानी कि 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए दूसरा यहां लिखिए इसके सामने, अनॉक्सीशोषण के अंदर अवायवीय शोषण में डालिए कि एक अणु ग्लूकोज से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके बाद फोर्थ जो इसका डिफरेंस रहेगा, यहां फोर्थ डिफरेंस आएगा। देखिए अब एक बात बताइए, जब ग्लूकोज पूर्ण दहन होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडित हो जाएगा ग्लूकोज, तो उस कंडीशन में CO2 की मात्रा भी अधिक निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यस या नो? निकलेगी ना। ठीक है, तो जब भाई ग्लूकोज का पूर्ण दहन होगा तो इसमें CO2 की मात्रा अधिक मात्रा में निकलेगी, और इसमें पूर्ण दहन नहीं होगा तो CO2 की मात्रा कम मात्रा में निकलेगी। ठीक है, फोर्थ जो डिफरेंस है लिख दीजिए, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निकलती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निकलती है, और अनाक्सी में या अवायवीय शोषण में लिखोगे इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा निकलती है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? ठीक है, 4 आपके डिफरेंट आपके सामने हो गए। आते हैं 5th क्वेश्चन पे। और इंपोर्टेंट जो डिफरेंस है इसका, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर बात करें, या फिर इसमें ये कहता है कि ये जो 5th हमारा, ठीक है, 5th वाला जो डिफरेंस है इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से मतलब दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या MCQ भी बना सकता है, जो आपकी 20 मार्क्स की ओमार सीट बेस्ड जो रहती है परीक्षा, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डाल सकता है कि ये बताइए कि अवायवीय जो शोषण है, ठीक है, उसमें क्या बनता है। यानी कि अवायवीय शोषण के अंदर जब ग्लूकोज का खंडन होता है तो उस कंडीशन में आपके कौन कौन से घटक बनते हैं या कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि जो अवायवीय शोषण कैसा भी है। तो शोषण एक ऊष्मक्षेपीय क्रिया होती है जिसके साथ, मैंने एक नहीं कम से कम 4, 5, 10 बार ये चीज बताई है कि जब भी ग्लूकोज का खंडन होता है तो याद रखना ऊर्जा के साथ साथ क्या निकलता है, CO2 और जल भी निकलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वायवीय शोषण रहेगा इसमें जो रहेगा, इस क्रिया में क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनता है। ठीक है,
तो यहां पे आप नोट करिए, इसमें इसके अंत में ऐसे लिखो, इस क्रिया के अंत में, इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। आ जाइए इधर लिख दीजिए अनॉक्सी में, यानी कि अवायवीय श्वसन में। इसमें लिखो, इस क्रिया के अंत में एथिल एल्कोहल बनता है। इस क्रिया के अंत में एथिल एल्कोहल बनता है। इस क्रिया के अंत में एथिल एल्कोहल बनता है। समीकरण लिखना चाहो तो आप समीकरण भी लिखो। जरा इधर समीकरण लिखिए। ग्लूकोज के लिए क्या बोलते हैं बताओ? ग्लूकोज का फार्मूला क्या रहता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ग्लूकोज बहुत अच्छी चीज है, कहने का मतलब, यानी कि पेपर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ग्लूकोज का फार्मूला पूछ लिया डायरेक्टली, तो ग्लूकोज से संबंधित भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, बहुत अच्छे, यानी कि सबको पता है। C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। मैंने कहा ग्लूकोज का दहन यानी कि ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है? क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है? कोशिका में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है उससे क्रिया करता है, तब इसका टूट जाता है, यानी पूर्ण रूप से ये विखंडित होता है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? 6O2। O2 के कितने अणु लेने हैं? 6O2। कहने का मतलब ये है कि जो मैं अभी फिफ्थ वाला आपको डिफरेंस लिखाया, उस डिफरेंस के लिए मैं समीकरण दे रहा हूं, है ना। ये समीकरण किसके लिए है? जो जल हमने कहा जल बनता है, CO2 बनता है, और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो उसके लिए रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, CO2 बनेगा, और साथ ही साथ ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा की मात्रा कितनी रहेगी? 673 किलो कैलोरी रहेगी। ठीक है, तो समीकरण लिखिए। क्या बनने जा रहा है बताओ? CO2 बनेगा। अब जो CO2 बनेगा वो फिर से ऊपर उड़ जाएगी, यानी कि पर्यावरण में विलीन हो जाएगी, क्योंकि गैस तो भाई हल्की होती है ना। गैस विसरण कर सकती है, खुले में फैल सकती है, तो ये खुल के क्या हो जाएगी? उड़ करके पूरे पर्यावरण में विलीन हो जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें क्या बनेगा? जल भी बनेगा, H2O भी बनेगा, और एक चीज और याद रखो, क्या बनेगा? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण भी होगा, है ना। तो ये H2, अब जरा दिमाग लगाइए, 6CO2 बनेंगे, 6H2O बनेंगे, है ना। 6 जल के अणु बनते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो तीर ऊपर के लिए लगाया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि ये ऊपर के तीर लगाना क्या बताता है, यानी ऊपर का तीर जो लगा दिया ये क्या इंगित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो ये गैसों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर ये चीज कहीं नीचे आपको ऐसे मिल जाए ना, तो ये चीज किसी ठोस को इंगित करती है या लिक्विड को इंगित करती है, जो चीज ऊपर नहीं उड़ सकती, है ना, जो चीज पर्यावरण में विलीन नहीं हो सकती, वो ये चीज बताता है कि नीचे है तो वो उड़ने लायक नहीं है, और जो ऊपर तीर है तो इसका मतलब वो उड़ रही है, यानी कि गैस है। ठीक है, तो ये भी चीज यहां पूछ सकता है। अब मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है, इस क्रिया के अंत में एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल बोला जाए जैसे ही बोले तो आप समझ जाना कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको, OH इसका नाम है, और ये एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल क्या है? ग्रुप है ना। तो एल्कोहल, ये हमने प्रकारात्मक समूह पढ़ाए थे जब हमने सेकंड कौन सा चैप्टर कराया था आपको? फोर्थ वाला चैप्टर कराया था ना। तो उसके अंदर ये चीजें हमने सारी बताई हैं कि IUPAC नाम क्या थे, IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, OH लगा है तो OH को क्या बोलते हैं, है ना। अल पढ़ा जाता है, एल्कोहल, है ना। ये एल्कोहल प्रकारात्मक समूह है, इसका सफिक्स अल होता है और कीटोन होता है, उसके लिए ऑन। ठीक है, तो यहां OH है, इसका मतलब है एथिल। इसने बोला है एथिल, तो जैसे ही एथिल बोला तो हमें पता होना चाहिए एथिल का मतलब होता है 2 कार्बन से। ठीक है, कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6 करेंगे तो भैया अल्कोहल नहीं बनेगा, है ना। अल्कोहल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? हमने 4th चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी प्रकारात्मक समूह जुड़ता है किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से, तो उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ेगा, तभी उसको जगह मिलेगी जुड़ने के लिए। तो 5 रह जाएंगी और साथ में OH जुड़ेगा, यानी कि इसका निर्माण होता है।
है ना। यहाँ पे क्या होता है, एथिल एल्कोहल निर्माण होता है, बल्कि यहाँ पे ये सब बनता है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी रिएक्शन लिखिए, C6, इसमें लिखो C6H12O6, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं C6H12O6, ठीक है। इसका देखिए यहां क्या बनेगा, अब यही चीज बना दो, C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन गया। साथ ही साथ यहां पे क्या बनेगा, CO2 भी बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, है ना। तो इसमें जल की मात्रा नहीं निकलती है, तो यहां पे याद रखना इसके अंदर CO2 का निर्माण होगा। और CO2 के कितने अणु निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। कितने निकलेंगे, 2। तो 2 CO2 अणु के निर्माण होगा। और C2H5 जो OH है, इसके भी 2 अणु निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 अणु इसके निकलेंगे। ऊर्जा कितनी बनेगी, ऊर्जा बनेगी 21 कितनी बनेगी, 21 किलो कैलोरी, है ना। तो इसके अंदर ऊर्जा जो बनती है वो 21 किलो कैलोरी का निर्माण होता है। अंतर तो अभी 2-4 और है, लेकिन हमें इतने अंतरों का कुछ नहीं करना, ये बहुत हो गए इतने, ठीक है। तो इतने ही अंतर काफी है, आप इन सबको याद कर लेना डिटेल में। देखिए अंतर नहीं पढ़ना, सिर्फ अंतर से काम नहीं चलता, क्वेश्चन को रटने की तो कोशिश ही ना करना। मेन चीज है, एक सीक्वेंस वाइज समझिए। क्या बोला, ऑक्सीजन, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी कि किसके लिए, वायवीय श्वसन के लिए, ठीक है। वायवीय, अब दो को क्वेश्चन घुमा सकता है, घुमा क्या सकता है, ऑक्सी को ही हम वायवीय नाम से जानते हैं। क्वेश्चन चाहे ऑक्सी श्वसन से आ जाए चाहे वायवीय श्वसन से आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑक्सी के लिए हम वायवीय भी कहते हैं और अनॉक्सी के लिए अवायवीय कहते हैं। तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न दे सकता है कि ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, या क्वेश्चन दे सकता है कि वायवीय व अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों तरीके से पूछेगा, सेम आंसर में यही लिखना है, डिफरेंट के अंदर यही लिख के आना है ना। बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिख के आना है। अब बोर्ड एग्जाम में देखिए कितनी बातें हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 मैंने डिफरेंस पढ़े हैं, तो 6 डिफरेंस आपके समझो 6 MCQ हैं, 6 विकल्प है कहने का मतलब, है ना। तो ये 6 विकल्प के रूप में भी पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी। तो अंतर ही नहीं करना, बल्कि उसके विकल्प की भी तैयारी करके चल रहा है इनसे, है ना। तो चलिए क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मनुष्य में बहन। देखिए मनुष्य में बहन क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं जिसको हम धमनी, सिरा, है ना, या कोशिकाएं कहते हैं। तो ये सब की सब हमारे अंदर नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं कुछ, है ना। तो उसी को देखते हुए मनुष्य में बहन जो हेडिंग पड़ी है, ठीक है। तो समझते हैं इस मनुष्य में जो बहन होता है, तो देखिए बहन किसके माध्यम से होता है। सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो पहला इसके अंदर आपको हेडिंग लगाना है रक्त नलिकाएं। हेडिंग लगाइए रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, ठीक है, हो गया। जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्या होती है रक्त नलिकाएं समझते हैं। हमारा शरीर के जो हमारा शरीर है उसके अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भर के पूछा जाता है। तो जो हमारे अंदर जो संचरण है वो हमारा बंद परिसंचरण है। पढ़ा था ना एक बार, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण, है ना। तो ये जो रक्त नलिकाएं हैं, क्योंकि रक्त हमारे नलियों में बहता है, यानी वेसल्स में रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रक्त नलिकाएं कहेंगे। क्योंकि रक्त कहां है, नसों में है, नलियां जिसे कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम है रक्त नलिकाएं। तो बहन की कहानी स्टार्ट होती है सीधे सीधे रक्त नलिकाओं से, है ना। तो रक्त नलिकाओं के आगे लिखिए, थोड़ा हेडिंग में लिखिए, हमारे शरीर में परिवहन कार्य के संपन्न परिवहन कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, करने के लिए
विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, देखो जैसा कि हमने अभी नाम लिया था 3 का, क्या बोला था? सबसे पहले धमनी, जिसको हम इंग्लिश में आर्टरी नाम से जानते हैं। दूसरा सिरा, जिसको हम बीन कहते हैं। और तीसरा हमने जो बताया कोशिकाएं, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो कौन हुआ? धमनी। दूसरा जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ? सिरा। ठीक है, और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? कोशिकाएं। क्या हो गया? कोशिकाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? 3 पार्टों में बटा हुआ है। कौन? रक्त नलिकाएं। यानी एक प्रकार से देखा जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त नलिकाओं के कितने भाग होते हैं, तो हमारे कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, धमनी, सिरा एंड कोशिकाएं। ठीक है, क्या होगा? कोशिकाएं। डालिएगा। अब हम समझेंगे कि जो धमनियां होती हैं, है ना, मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर क्या है? धमनी, सिरा, कोशिकाएं। तो इन तीनों चीजों को एकदम डिटेल से बारीकी से जानना है। कह रहा है कि धमनी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है आपके, मान लो बोर्ड एग्जाम है सामने, प्रश्न दे दिया कि धमनी किसे कहते हैं, या प्रश्न दे दिया सिरा किसे कहते हैं, कोशिकाएं क्या होती है, तो ये सब के सब कहां होती हैं? सब के सब जीव के अंदर, यानी मनुष्य के मान ले तो मनुष्य के अंदर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में परिवहन या मनुष्य में बहन, है ना। तो मनुष्य में बहन, बहन का मतलब जो रुद्र को इधर इधर से उधर या आदान प्रदान करने का, रुद्र ही क्या है? रुद्र के माध्यम से जो भी चीज हो सकता है, तो खनिज रबड़ जो भी हमारे अंदर रहते हैं वो उन सबका जो परिवहन होता है वही तो बहन होता है, वही तो मनुष्य के अंदर बहन है। मनुष्य के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनको ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारा वो ब्लड है। और ब्लड कहाँ है? रक्त नलिकाओं यानी कि धमनी, सिरा में है। ठीक है, तो उनको रक्त नलिकाएं कहते हैं। चलिए हम समझते हैं पहले धमनी क्या है। तो धमनी के आगे आप लिखना शुरू करो। धमनी के आगे परिभाषा लिखिए कि वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। अब जरा सा दिमाग लगाना है, धमनी भी 2 तरीके की होती है। धमनियां 2 तरीके की होती हैं, ये 2 भागों में डिवाइड है। क्या परिभाषा लिख पाए? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। हमारा दिल यानी हृदय क्या है? एक पंप की भांति कार्य करता है। ब्लड आता है हृदय में और फिर हृदय से जाता भी है। तो जो पंप करने के बाद में जो ब्लड को फिल्टर कर देता है हमारा हृदय, तो वो कौन ले जाता है? धमनियां रहती हैं। धमनियों के माध्यम से क्या होता है? रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। और जब हम श्वसन कर लेते हैं, श्वसन करने के दौरान हमारे अंदर कोशिका के अंदर CO2 का निर्माण हो जाता है, वही CO2 ब्लड में मिल जाती है। यानी कि जब धमनियां हमारे पूरे कोशिकाओं तक, प्रत्येक अंग तक शरीर के रक्त को पहुंचा देती हैं, ब्लड को जब पहुंचा देती हैं, तो वही ब्लड कोशिकाओं में भी जाता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज का खंडन होता है, जिसके कारण जल तथा CO2 और 676 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है ना। 673 था, ठीक है, 673 कितना कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जिससे हमें ऊर्जा मिली काम करने के लिए, और साथ ही साथ बना था CO2। क्या बना था? CO2 भी बना था। तो ये CO2 बताइए, जब ब्लड कोशिका में जाएगा तो CO2 उसके अंदर मिल जाएगा।
और इस CO2 जो ब्लड के अंदर CO2 मिल गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में घुस गया, वो ब्लड कहां रहेगा, वहां पे फिर किससे जुड़ेगा, वो सिराओं से, है ना। तो धमनियां सिराओं से जुड़ जाती हैं आकर के, और सिराओं में कौन सा रक्त जाता है, जो CO2 के साथ मिला हुआ है। तो एक प्रकार से देखा जाए, निष्कर्ष क्या निकला कि धमनियां जो होती हैं वो हृदय से सीधे सीधे शुद्ध रक्त को ले जाती हैं हमारे प्रत्येक शरीर के अंग तक। इसका मतलब धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, धमनियों में कैसा रक्त होता है भाई, शुद्ध रक्त होता है। और जबकि सिरा में कैसा रक्त होगा, हम निष्कर्ष पे पहले ही पहुंच गए, जानने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले निष्कर्ष पे पहुंच गए। इसका मतलब धमनियों में शुद्ध है तो सिराओं में अशुद्ध होगा। ठीक है, तो अब हृदय क्या करेगा, धमनी को भेजेगा, धमनियां पूरे शरीर को भेजेंगी, और पूरे शरीर से सिरा खून को इकट्ठा करेगा जो CO2 वाला होगा, CO2 मिक्स वाले को, और उसको उठा के लेके फटाक से फिर फेंक देगा जाके हृदय में, किल्ली पकड़ और कर फिल्टर, है ना। चला अपने इंजन को फिर से फिल्टर कर। हृदय बेचारा चुपचाप करता रहेगा, जो करता रहेगा। हृदय में फिर बाल पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चले इधर से धक्का मार रहा उतना ही वापस आ गया, फिर चढ़ा उतना ही वापस आ गया, है ना। एक ऐसे करके ऊपर से स्लीपर मान लो, अब ऐसे चढ़ा रहे हो, ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए कुछ बाल होते हैं, है ना। जैसे इधर से जाता है, ये गेट है समझ लो, इधर जुड़ा है, ये जैसे धक्का मारेगा तो गेट ऐसे बंद हो जाएगा, उधर से जब आएगा तो ये गेट पूरा क्लोज हो जाएगा, यानी कि इसलिए रक्त फिर वापस नहीं आता किसके अंदर, सिरा के अंदर, और वो हृदय में चला जाएगा। हृदय उसको फिल्टर करेगा, यानी उसमें से सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, CO2 बाहर निकाल देगा, फिर से शुद्ध रक्त हो जाएगा, फिर से धमनियों में, फिर धमनियां फटाफट जा जाके सबको बांट देंगी, पूरे अंग तक पहुंचा देंगे। अंग से फिर सिरा क्या करेगा, जितना भी अशुद्ध पूरे शरीर के अंदर रहेगा सबको इकट्ठा करके फिर लाएगा, और खचाक से फिर हृदय को दे देगा, ले पकड़। तो यही प्रोसेस क्या रहता है, बार बार शरीर के अंदर होता रहता है। ठीक है, तो धमनी आगे समझ में, धमनी किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं सिरे की तरफ। ठीक है, चलिए सिरा हेडिंग लगाइए और इसकी परिभाषा लिखिए पहले कि सिरा किसे कहते हैं। सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीन। सिरे को क्या कहते हैं, सिरा को कहते हैं बीन। ठीक है, तो बीन का मतलब होता है सिरा। आप इंग्लिश में लिखना चाहें लिख लीजिए, वीन्स। ठीक है, इसको हम सिरा बोलते हैं। चलिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ई पहले होती है, आई बाद में होती है ना, ये चलिए वीन। अब वीन जो भी है आप इसमें लिखिए वे रक्त वाहिकाएं, वीन में लिखिए वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेकर आती हैं, हृदय तक लेकर आती हैं, सिराएं कहलाती हैं। सिराएं कहलाती हैं। होगी परिभाषा, क्या लिखी एक बार बोल के बताए। वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेकर आती हैं, सिराएं कहलाती हैं। शाबाश। कैसे, अब इसमें देखिए हमने इसमें भी लिखा ही नहीं एग्जाम्पल, दोनों का भी एग्जाम वो देखेंगे कि कौन, ये भी दो तरीके का होता है, ये भी दो तरीके का होता है। देखिए धमनी में भी दो भाग होते हैं और सिरा में भी दो पार्ट होते हैं, है ना। अब देखिए धमनी के जो हमने बात की थी तो उसके अंदर दो, जैसे कि महाधमनी और एक फुफ्फुस। धमनी के अंदर क्या रहता है, एक महाधमनी कहलाती है, एक फुफ्फुस धमनी कहलाती है। यानी कि ये जो धमनी है ना, ये दो भागों में बट चुकी है। धमनी के कितने भाग हैं, दो। एक कौन सी धमनी होती है, एक होती है महाधमनी और एक फुफ्फुस धमनी, एक होती है वो हमारी फुफ्फुस धमनी। यानी कि दो धमनियां हैं, दो तरीके की। सेम उसी तरीके से हमारी यहां पर जो सिरा है ना, तो सिरा भी दो तरीके का होता है, एक को महासिरा कहते हैं, एक को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं उसी को सिरा।
तो सिरा के अंदर आप जाइए तो इसके अंदर भी आपको दो भाग मिलेंगे, एक महासिरा और एक फिफ्फुस सिरा। एक महासिरा और दूसरा फिफ्फुस सिरा। इसको नोट करके अलग डाल दीजिए, हालांकि इसका कोई काम नहीं, बाद में समझेंगे इसको अच्छे से। महाधमनी का काम, महासिरा का काम, ये सब चीजें बाद की हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि धमनी दो भागों में बटी रहती है और सिरा भी दो भागों में बटा रहता है, यानी कि सिरा में महासिरा, फिफ्फुस सिरा, धमनी में महाधमनी और फिफ्फुस धमनी। ठीक है, दो तरीके का। चलिए अगला हेडिंग लगाइए आप अपने कॉपी के अंदर, कोशिकाएं। कोशिकाएं हेडिंग लगाइए। अब देखिए कोशिकाओं का काम क्या है, इन दोनों को जोड़ना। जैसे मान लिया कि ये रक्तनलिका हमारी क्या है, धमनी है, और ये मान लिया हमारी क्या है, सिरा है। अब यहां पे ज्वाइंट कौन लगाएगा, तो वो ज्वाइंट लगाएंगी कोशिकाएं, है ना। तो यहां पर जो दोनों को, सिरा और जो धमनी, दोनों को जो ज्वाइंट करने का काम करती हैं वो कोशिकाएं करती हैं। क्या करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। यानी कि अब धमनी जब जुड़ेगी नहीं फिफ्फुस से, तो रक्त कैसे जाएगा उसके अंदर। अरे बोतल में या किसी में कोई चीज करनी होती है तो उसके अंदर पीक लगाते हैं ना, तो पीक से बोतल में कोई चीज जाएगी, अगर ऐसे ही करोगे हो जाएगी, लेकिन फैल भी तो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि फिर धमनी से सिरा में ब्लड चला जाए। तो धमनी जुड़ती है, किससे जुड़ती है, फिफ्फुस से, या फिर आप सिरा से जुड़ती है ना। तो सिरा से जब जुड़ेगी तो उनको जोड़ने का, धमनी तथा सिरा को जोड़ने का जो काम करती है वो कोशिकाएं करती हैं। परिभाषा क्या बनेगी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए वे रक्तनलिकाएं जो धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं, वे रक्तनलिकाएं जो धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं, वे रक्तनलिकाएं जो धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कोशिकाएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ सबका, ठीक है। अगले हम टॉपिक पे आएंगे। अच्छा, धमनी और सिरा में क्या अंतर नोट कर सकते हो खुद ब खुद, बताइए कि धमनी और सिरा में अंतर नोट कर लेंगे। हालांकि यहाँ कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है, अभी अपनी समझ से इतना डिफरेंस नहीं कर पाएंगे आप कि धमनी और सिरा में अंतर कर पाए। हालांकि 2 या 3 पॉइंट डाल पाओगे, है ना, अंतर निकाल पाओगे धमनी और सिरा के अंदर, 2-3 बातें बता पाएंगे अंतर में, लेकिन ज्यादा नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब मुझे ही कराना पड़ेगा कि धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस रहता है, क्या अंतर रहता है, धमनी कैसे काम करती है, सिरा कैसे काम करता है, धमनी के अंदर कैसा रक्त होता है, सिरा के अंदर कैसा रक्त होता है ना। ये सारी बातें जब लिख लेंगे ना आप, तो आराम से क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगली पहले अपने हेडिंग लगाओ, धमनी व सिरा में अंतर। धमनी व सिरा में अंतर। हो गया ना धमनी और सिरा में अंतर। चलिए एक तरफ आप धमनी डालिए और एक तरफ आप सिरा डालिए। चलिए चलते हैं धमनी और सिरा में अंतर को देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है धमनी और सिरा के अंदर। चलो एक तरफ आप धमनी डाल लिया, एक तरफ सिरा डाल लीजिए। डाल लिया कि नहीं, ठीक है। इधर हो गया हमारा धमनी और इधर हो गया हमारा सिरा, ठीक है। बीच में डिवाइडर लगा दिया, एक विभाजन है ना जिसको कहते हैं डिवाइडर। नंबर 1 धमनी में बताइए, धमनी में 1-2 बातों खुद पता है ना अभी। चलो क्या धमनी में बात पता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त को कहां ले जाती हैं। अरे बात तो वही है, धमनी हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, ले जाती हैं, ठीक है। तो लिखिए हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, ऐसे लिख दीजिए।
यानी कि ये लिख दो, चाहे ये हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। इधर इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा क्या बनेगा? शरीर के अन्य भागों से ये रक्त को कहां ले जाती हैं? यानी हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाएंगे। अब ये जो ये वाले सिरा है, सिरे का काम क्या है? सिरे का काम है कि पूरे शरीर के सभी भागों से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक ले जाना। ठीक है ना? तो अंतर दूसरा लिखिए, इसका पहला ही है इसका भी। तो लिखो, ये शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर लिखिए, धमनी की मोटाई सिरा की अपेक्षा कम होती है, यानी कि पतली होती हैं। ठीक है, धमनियां पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती हैं। और सिरा की मोटाई अधिक होती है। लिख दोगे यहां पे दूसरे में, सिरा की मोटाई अधिक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा डिफरेंस हो गया। और इसकी जो गोलाई होती है ना अंदर से धमनियों की, तो इसमें जो आंतरिक गोलाई है, आंतरिक गोलाई कम होती है। आंतरिक गोलाई क्या होती है? कम होती है। इसके अंदर आंतरिक गोलाई अधिक होती है। आंतरिक गोलाई कैसी होती है? अधिक होती है। चलिए और आते हैं। देखिए, धमनी पतली होने के कारण क्या होता है, इनमें रक्त स्पीड से भागता है, यानी कि प्रेशर ज्यादा पड़ेगा धमनी पे। जो चीज पतली ज्यादा हो उस पर प्रेशर क्या पड़ेगा? लोड ज्यादा पड़ेगा ना। और जो मोटाई में ज्यादा रहेंगी उसमें प्रेशर कम होता है, यानी कि धमनियों के अंदर जो दाब रहता है वो अधिक होता है, सिराओं के अंदर दाब कम रहता है। तो जरूर लिख दीजिए इसमें रक्त दाब, क्या लिखोगे? रक्त दाब इसमें रक्त दाब अधिक होता है। और इसमें लिख देंगे, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा होती है ना, आंतरिक गोलाई भी अधिक होती है, तो इसमें दाब कम लगेगा। तो यहां लिखेंगे कि इसमें रक्त दाब कम होता है। इसमें रक्तदाब कम होता है। चलो, अब दूसरी चीज, धमनी में जब आते हैं तो धमनी में ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन युक्त, यानी कि जो ब्लड रहता है ना उसके अंदर ऑक्सीजन मिला रहता है। तो लिखोगे, इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और इसमें लिख देंगे, इसमें CO2 युक्त रक्त बहता है ना। तो सिराएं है ना, तो सिराओं में क्या हुआ? इनमें CO2 युक्त रक्त बहता है। तो ये हमारी हुई आज की क्लास। धमनी और सिरा में अंतर से एंड होता है।
है ना। तो हमने कितना आपको दिखा दिया, ये 5 अंतर हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिफरेंट है, 5 अंतर हो गए सिरा के अंदर एंड धमनी के अंदर, है ना। तो धमनी के अंदर फिर से एक बार रिपीट करिए, ये क्या होता है, देखिए धमनी हृदय से रक्त को कहां ले जाएगी, शरीर में, जबकि सिरा क्या करेगा, सभी अंगों से, शरीर के सभी अंगों से रक्त को इकट्ठा करके कहां ले जाएगा, हृदय तक ले जाएगा। और दूसरी चीज की धमनी की जो मोटाई रहती है वो सिरा की अपेक्षा कम रहती है, कैसी रहती है, कम रहती है, यानी कि धमनियां पतली होती हैं, जबकि सिरा कैसा रहता है, मोटा रहता है, इसकी मोटाई अधिक होती है। तीसरा है अंदर से जो उसकी गोलाई रहेगी, है ना, धमनी की, वो कम रहेगी, और जबकि सिराओं की अंदर से गोलाई यानी आंतरिक गोलाई क्या रहेगी, अधिक होती है। इसमें रक्तदाब अधिक होगा क्योंकि जगह जो होती है बहुत कम होती है और उसमें दाब ज्यादा पड़ता है, यानी कि धमनियों में क्या रहता है, रक्तदाब, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापते हो ना, तो वो ब्लड प्रेशर जो होता है यानी कि रक्तदाब जिसे कहते हैं, वो धमनियों में अधिक पाया जाता है जबकि सिरों में कम पाया जाता है। और इनमें O2 युक्त, यानी कि जब हृदय से जाएगा तो फिल्टर वाला होता है, फेफड़े से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन क्या फिल्टर हो जाती है और उस ऑक्सीजन में क्या मिल जाता है, रक्त मिल जाता है, तो वो O2 युक्त रक्त कहलाता है, यानी ऑक्सीजन से युक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसको कहते हैं O2 युक्त रक्त। तो वो कहां बहता है, धमनियों में, और जिनमें CO2 मिल गया वो कहां बहता है, सिराओं में, यानी कि CO2 युक्त रक्त कहां है, सिराओं में, और O2 युक्त रक्त कहां है, धमनियों में। ठीक है, तो बताइए आज की क्लास खत्म हुई यहीं से, ठीक है, क्लास सही लगी या नहीं लगी है, ठीक है, सही लगी ना, तो चलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।